हेलो बच्चों। तो आप लोग सब लोग छुट्टी मना लिए? छुट्टी के बाद आ गए? कितने लोगों ने पढ़ाई की? ठीक है, छुट्टी केवल खेलने के लिए होता है, पढ़ने के लिए भी होता है, घूमने के लिए भी होता है, साथ में पढ़ाई भी करने के लिए होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना घूम लिए, अब पढ़ाई करते हैं। और क्लास 12th, ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आपका पहला चैप्टर। और हम लोग पहले चैप्टर को आपको देखो समझने के लिए मैं 11th क्लास का बेसिक थोड़ा समझ होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने हम लोग जा रहे हैं। और पूरा जो मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म का पूरा चैप्टर जो है वो पूरा मैग्नेटिज्म में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चार्ज रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब चार्ज मोशन में होगा। और उस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, एसी करंट पढ़ेंगे, ठीक, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ये बहुत बड़ा सा पैकेज है। तो आप लोग पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके शिद्दत के साथ इस 12th क्लास को पढ़ना होगा। और ये 12th क्लास आपका बोर्ड भी है, और जो बोर्ड के एग्ज़ाम के साथ साथ कुछ बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं, जैसे IIT जी और नीट, तो उनको अपने बोर्ड के साथ साथ उसकी भी तैयारी कंटिन्यू करते हैं। तो बोर्ड पे भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि बोर्ड में भी परसेंटेज लाना ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला चैप्टर। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में हम लोग आपका मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे हमने अभी बताया ना आपको। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपका एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा वाला होगा क्या आपका? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं चार्ज के बारे में। और पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म, बेटा जान लो, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म जो है 12th क्लास का, वो चार्ज पे ही बेस्ड है। पूरा का पूरा चार्ज की ही कहानी चलने वाली है। ठीक है, हम आज से लेकर के नेक्स्ट आगे हमारे जितने भी चैप्टर हैं उस सब में हम क्या करने वाले हैं? चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, चार्ज की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, उसके बाद चार्ज का मोशन देखने वाले। कैसे? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? चार्ज रेस्ट में होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो है वो क्या होगा? 0 होगा। जब पार्टिकल चार्ज का, जो चार्ज पार्टिकल है हमारा, वो रेस्ट में जब होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा? पार्टिकल ऑफ चार्ज क्या होगा? रुका हुआ होगा, वो मोशन नहीं कर रहा होगा। जब मोशन नहीं करता है उस समय कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और क्या होता है, वो सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे जब चार्ज क्या होगा आपका? वेलोसिटी ऑफ चार्ज नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमारा चार्ज क्या करेगा? मोशन करेगा, मूव करेगा। और मूव करने का बेटा दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है मोशन जब होगा वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से हो, या एक होता है एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, एक्सेलरेटेड मोशन से होता है। तो जब ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करेगा तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। करंट के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं। और इसमें मैग्नेटिज्म के बाद हम लोग देखेंगे इसमें चार्ज इन मोशन में एसी करंट, ठीक, अल्टरनेटिंग करंट। ये एसी मतलब घर में लगने वाला एसी नहीं, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारा पहले हमने देखा। पहले हम डीसी करंट की बात कर रहे थे, बैटरी वगैरह में जो करंट निकलता है वो डीसी करंट,
ठीक है, बैटरी वाला जो चैप्टर है वो 11th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वही या फिर केमिस्ट्री वाले पार्ट में देखेंगे हम लोग, 11th सॉरी केमिस्ट्री वाले पार्ट में देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखने वाले क्या, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और एसी करंट। तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग बात करेंगे। चार्ज इसमें क्या होगा, चार्ज मोशन में होगा। यहाँ पे चार्ज क्या होगा, चार्ज रुका हुआ होगा। चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से होगा तो करंट बोलेंगे, चार्ज जब एक्सेलरेट करके मोशन करेगा तो वो वेव जनरेट करता है। तो वहाँ पे हम लोग एसी करंट वगैरह की बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की भी बात करेंगे, ठीक। अब देखिए चार्ज जो होता है हम लोग उसको किससे दिखाएंगे, चार्ज होगा उसको हम लोग, चार्ज को हमेशा हम लोग क्यू से दिखाते हैं, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, जो चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम्ब होगा। ये कूलम्ब होता है जिसको हम लोग सी से लिखते हैं। चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होगा, और इसको हम लोग सी से लिखते हैं, ठीक है। और चार्ज जो होता है हमारा वो एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। आप इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी पता होगा, ये ऐसा एक लास्ट प्रॉपर्टी है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके बाद कोई सा कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज क्या होता है, Q एक चार्ज जो है हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या होता है हमारा, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चार्ज के टाइप को देखेंगे। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज बेटा दो टाइप के होते हैं। जब ग्रेविटेशन में हमने देखा था तो वहाँ सिर्फ जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो चार्ज है वो मास है। मास इज ऑल्सो ए चार्ज बट इट इज ए चार्ज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इस बात को याद रखना। और चूंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड का चार्ज होता है मास, और मास एक ही तरह का होता है, एक ही टाइप का होता है, या इसलिए वहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन वाली फोर्स होती है। लेकिन यहाँ पे चार्ज की बात करें तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। और जब टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करेंगे, यहाँ से लाइन खींच लीजिएगा, तो टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो ये दो टाइप का होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। चूंकि यह दो टाइप का होता है इसलिए यहाँ पे फोर्स भी दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं। जो चार्ज है वो दो तरह का होता है, ये प्लस वाला एक माइनस वाला। लेकिन जो मास होता है, मास होता है जो हम 11th क्लास में देखे थे, ये एक ही टाइप का होता है, ये सिंगल एक ही टाइप का है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होता है, और यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है, किसमें, चार्ज के केस में। तो ये इसको हम समझने के लिए, ये देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, एक नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ भी एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। एक दूसरे से इनकी दुश्मनी है, ये पास नहीं रहना चाहते, ये दूर भगाना चाहते हैं। और एक ऐसा ही नेगेटिव चार्ज ले लें और नेगेटिव चार्ज ले लें, तो इनके बीच में भी बेटा क्या मिलेगा तुमको, ये भी क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। बात बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या करेंगे, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, अगर दो अपोजिट नेचर के चार्ज लेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन, यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिपल्सन और यहाँ पे हो रहा है अट्रैक्शन, ये हो रही है दुश्मनी और यहाँ हो रहा है प्यार। ये दो चार्ज के बीच में क्या है, मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपोजिट नेचर के दो चार्ज हैं, हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और जो सेम या सिमिलर चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, वो दुश्मनी रखते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपने टाइप्स ऑफ चार्ज देखा, ठीक है, इस टाइप्स ऑफ चार्ज में हम लोग आगे ये एक रिलेटिविटी की बात कर लेते हैं। आप जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जो मास होता है,
जो मास होता है अपना वो स्पीड के साथ चेंज होता है। आपको पता है ये बात? कितने लोगों को बात पता है? जो मास होता है स्पीड के साथ चेंज होता है। मास आप जनरली देखोगे ना, नॉर्मली तो आपको ऐसा दिखेगा नहीं, लेकिन जब छोटे पार्टिकल्स की बात की जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बात की जाएगी, तो वहां पे देखेंगे कि चार्ज क्या करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन क्या होते हैं, मोशन के साथ उनका स्पीड थोड़ा सा सन के लाइट के स्पीड के लगभग बराबर होगा, कंपेयर होगा, उनका कंपेरिजन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल लाइफ में स्पीड ज़्यादा हम लोग का नहीं होता है। तो रिलेटिविटी वाले में हम लोग उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वहाँ से कि 1 माइनस आपका यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला में क्या होता है, ये जो मास होता है ये जनरल मास होता है, ठीक है। जनरल मास लेना है किसी बॉडी का, और यहाँ पे क्या होता है, इसको रेस्ट मास बोलते हैं। रेस्ट मास जब मोशन नहीं है किसी पार्टिकल में तो उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, एम नॉट या फिर रेस्ट मास, ठीक। वो उसकी वेलोसिटी स्पीड 0 है जब किसी पार्टिकल की। और ये आपका स्पीड ऑफ लाइट है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बेटा, ये होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ऑफ लाइट होता है। और इस स्पीड को जब हम कन्वर्ट कर देंगे तो इसको बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर, अब मीटर में नहीं, किलोमीटर पर सेकेंड। इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोलते हैं। बताओ ये स्पीड बहुत ज़्यादा है। और इस फॉर्मूले में ये वेलोसिटी होता है स्पीड ऑफ, स्पीड किसका है, ये स्पीड ऑफ पार्टिकल, स्पीड जिसका हम ले रहे, ये मास है उसका लेना है, स्पीड ऑफ मास m, ठीक है। m मास का स्पीड ले रहे हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, बहुत ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ये कितनी हाई स्पीड है। इस हाई स्पीड से पार्टिकल चल रहा हो और एक नॉर्मल बच्चा दौड़ेगा तो कितना स्पीड से दौड़ेगा। तो मान लो कि एक नॉर्मल बच्चा 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, ठीक है, उसका स्पीड इतना है, तो उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। और ये जो स्पीड होगी लाइट का स्पीड बहुत बड़ा पड़ जाएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी लगभग क्या हो जाएगी, टेंड्स टू 0। और जब ये 0 हो जाएगी तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1। और ये 1 बाहर आ जाएगा और लगभग आपका जो m होगा वो m नॉट के क्या होगा, अप्रोक्स इक्वल हो जाएगा। मतलब जो रेस्ट मास होगा हमारे बच्चे के मास, जो बच्चा दौड़ रहा है उस बच्चे के मास के लगभग बराबर है। तो दौड़ता हुआ बच्चा नॉर्मली क्या होता है, रेस्ट मास के बराबर है। लेकिन एक्चुअल में आप जब देखेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही, क्योंकि कुछ ना कुछ नंबर निकलेगा यहाँ से। 1 माइनस में से करेंगे तो फिर ये पूरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और नोमिनेटर वही है। तो ये क्या हो जाएगा, जब छोटा होता है डिनोमिनेटर तो मास बढ़ जाता है। मास क्या हो जाएगा, ये पूरा कुछ भी थोड़ी सी वैल्यू आई होगी ना, हमने तो 0 इसको माना है, कंसीडर किया है, लेकिन एक्चुअल में तो 0 नहीं है। तो थोड़ा भी बहुत वैल्यू अगर होगा तो 1 में से माइनस करेंगे तो ये कुछ भी वैल्यू आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये m कुछ ना कुछ छोटा होने वाला m से। लेकिन जनरल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में नॉर्मली हम लोग इस मास का वेरिएशन नहीं देखते हैं। जब बच्चा दौड़ता है तो इसका स्पीड हमें मानना चाहिए कि बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ता नहीं है। हम क्या अप्रोक्सी मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं जब हम रुके हुए हैं तो हमारा जितना मास है, और जब हम बच्चा दौड़ रहा है तभी उसका मास उतना ही होता है। वो मास बढ़ता हुआ आपको दिखेगा नहीं। लेकिन इसी जगह पे कोई पार्टिकल आ जाता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इस टाइप के कोई छोटे पार्टिकल्स, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन तो वेव के फॉर्म में भी मिलता है। इलेक्ट्रॉन का स्पीड अगर बढ़ा दिया जाए तो ये वेव के फॉर्म में इसको कंसिडर किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को बेटा वेव के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है और ये बहुत फास्ट मोशन करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को हम जब यहाँ पुट करेंगे तो इस बार ये इसके कंपेयर में छोटा नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी लगभग इसके बराबर होगा। मान लो कि 10 टाइम 20 टाइम कम होगा, लेकिन फिर भी इसके कंपेरिजन में छोटा नहीं होगा।
तो इस बार यहाँ से कुछ ना कुछ ज्यादा बड़ी वैल्यू आने वाली है, 1 में से माइनस करेंगे उस बड़ी वैल्यू को, तो ये बहुत छोटी, पूरी की पूरी छोटी वैल्यू आएगी, और जितनी छोटी वैल्यू नीचे वाली आएगी डिनोमिनेटर, उतना ही ये मास बढ़ने वाला है। मतलब इलेक्ट्रॉन के केस में और प्रोटॉन के केस में मास आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, लेकिन नॉर्मल केस में, नॉर्मल कोई बच्चा दौड़ रहा है तो उसका मास जितना पहले है उतना ही अप्रोक्सीमेटली दिखेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन से जब दौड़ेगा तो इसका स्पीड के साथ मास बढ़ता जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? तो ये वाली बात, ये हम रिलेटिविटी से समझ रहे हैं, लेकिन हम मास की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हम तो चार्ज की बात कर रहे हैं। सर आप क्या बात कर रहे हो? मास के बीच में कहां से लेके चले आए आपने? आप ये पूछ सकते हो ना क्वेश्चन मेरे से कि मास बीच में कहां से लेके चले आए। मेरे एक भी क्वेश्चन, एक भी बच्चा इसमें से नहीं पूछा कि सर मास की बात क्यों करने लगे, अभी तो हम चार्ज की बात कर रहे थे, अभी तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं हमको। बेटा इसलिए हम मास की बात कर रहे हैं क्योंकि मास एसोसिएटेड होता है, ठीक है। चार्ज जो हमारा होता है वो मास के ऊपर एसोसिएटेड होता है, मास जो चार्ज होता है वो मास के साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। लेकिन मास स्पीड के साथ चेंज करता है, भले वो माइन्यूट लेवल पे कर रहा हो नॉर्मल लाइफ में, लेकिन वो करता है। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में वो ज्यादा दिखता भी है, ठीक है। लेकिन मास ऑफ चार्ज, जो चार्ज का जो मास होता है वो थोड़ा बहुत ज्यादा वेरी करता है, ठीक है। तो मास चेंज करता है, लेकिन जो चार्ज है Q, जो चार्ज है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, ठीक है बेटा। ये जो हमारा है, ये चार्ज जो है हमारा वो आपका इट डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, क्या लिखा हमने? चार्ज जो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, सॉरी यहाँ पे चार्ज नहीं है, जो चार्ज है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। क्या है? चार्ज जो है स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। यह हम आपको इतना बताना चाह रहे थे कि जो हमारा चार्ज है, जो हमारा जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन मास स्पीड पे डिपेंड करता है। मास स्पीड के साथ साथ क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है। जनरल नहीं दिखता है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में दिखता है। जनरली नॉर्मल हम लोग नहीं देखते हैं उसको, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में आपका मास स्पीड के साथ वेरी करता है, लेकिन चार्ज तो कभी भी स्पीड के साथ वेरी नहीं करता। बस ये बताना चाह रहे थे चार्ज और मास में जो डिफरेंस है, ठीक। तो ये इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस को देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक। अब इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जो हमारा चार्ज है इसका क्या प्रॉपर्टी होता है? पहला प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो पहला प्रॉपर्टी है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा ये बताना चाह रहा है आपसे कि चार्ज को पैदा नहीं किया जा सकता, चार्ज मर नहीं सकता। चार्ज को पैदा किया जा सकता है, चार्ज मर सकता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते आप, चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप। चार्ज हमेशा क्या रहता है? एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व होता है। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसका स्टेटमेंट होता है, लिख लीजिए। चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को पैदा किया जा सकता है, ना तो चार्ज को मारा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एक जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका चार्ज हमेशा क्या होगा? एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकता है। एक चार्ज दूसरे किसी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है, उसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो एक एग्जांपल के लिए हमने लिया, मान लो 3 कूलम का चार्ज है, प्लस 2 कूलम का चार्ज है, माइनस 1 कूलम का चार्ज है, ठीक। एक सिस्टम लिया, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें हमने 3 चार्ज लिए। इस चार्ज को हमने ऐसे पकड़ लिया, जैसे बैग को पकड़ते हैं, पकड़ के
पूरी अच्छे से तुम लोग क्या करते हो, इसको हिला देते हो, इसको अच्छे से हिलाइए। जब इस पूरे सिस्टम को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद ये चार्ज एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपस में। लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके बाहर से कोई चार्ज इसमें नहीं आने वाला, इसके अंदर भी जो चार्ज है वही रहेगा, आपस में चेंज होता रहेगा। ठीक, तो इसके बाद मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जब पूरा सेक करने के बाद ये +3 कूलम का चार्ज था, ये क्या था, ये +3 कूलम का चार्ज था, ये आपका मान लीजिए कि ये ऐसा हो जाता है, +3 क्या हो जाता है, ये 2 हो गया, ये 2 कूलम का चार्ज हो गया, यहाँ पे +1 का कूलम का चार्ज हो गया। ये हमको फाइंड करना है कि तीसरा वाला चार्ज कितना होगा। पहला वाला 3 था, ऐसे 2 दिख रहा है वहाँ पे, बाद में उसको हिलाने के बाद यहाँ पे +2 था, +1 दिख रहा है, -1 था, और अब फाइनली हमको बताना है कि कितना चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनली हमको बताना है कि चार्ज कितना होगा। तो क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा देते हैं। इनिशियल चार्ज जितना था वो फाइनल चार्ज उतना ही रहेगा, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या करेंगे, ये पहले क्या था +3, अब क्या था +2, और इस क्या है -1, ये आपका -1, ये इक्वल टू ये वाला चार्ज देखिए +2 +1, और ये जो हमने माना इसको Q, इसको हमने क्या माना Q, इसको क्या Q चार्ज माना था। अब Q हमको निकालना है, तो प्लस यहाँ पे क्या लिख दिया Q, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे Q, ठीक है, +Q, और इस Q को हमें निकालना है, निकाल लीजिए। 3 + 2 5 -4 -1 4, तो ये क्या हो गया इधर 4, ये क्या होगा प्लस का, इक्वल टू ये क्या 2 1 3 हो गया, +3 +Q, और यहाँ से क्या करेंगे, इस Q को निकालना हमको, तो ये 4 3 इधर आएगा, क्या हो जाएगा Q इक्वल टू +1, ये +1 आ गया। ये +1 कूलम का जो चार्ज है ये आपका हो जाएगा Q, ये क्या हो जाएगा +1 कूलम, +1 कूलम, ये जो +1 कूलम का चार्ज निकल के आएगा। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही होता है कि जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा इनिशियली और फाइनली क्या होगा सेम। ठीक है, ये हमने पहला प्रॉपर्टी देखा। ठीक, और ये याद रखना कि चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना मारा जा सकता है ना पैदा किया जा सकता है, बस ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और कहाँ पे देखा होगा आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कहाँ पे देखा होगा आपने, रेडियो एक्टिविटी वाले रिएक्शंस वगैरह में देखा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वहाँ पे पार्टिकल्स आपस में टूटते हैं, और टूटने के बाद पूरे सिस्टम का जो सिस्टम में जो पार्टिकल हमने लिया है आइसोलेटेड सिस्टम रहता है, तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में जो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, टूटने के बाद उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल निकलता है, +2 चार्ज लेके चला जाता है, बाकी जो रेस्ट में चार्ज बचा जो प्रोटॉन है, ठीक है, जो प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर तो उतना चार्ज हो उसमें, और वो अल्फा पार्टिकल का दोनों का चार्ज फाइनली और इनिशियल में जितना चार्ज था वो दोनों क्या होता है सेम, तो फाइनल चार्ज इक्वल टू इनिशियल चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाई, ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी, आपको पहला वाला बताया कंजर्वेशन, उसके बाद क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज होता है बेटा ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करके सुनना, इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज होता है इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो कोई भी चार्ज होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, द स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है जो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, वो होता है E। द स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये क्या होता है +- E। ये E जो चार्ज होता है ना, +- सीधे प्लस भी होता है माइनस भी होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्लस, प्रोटॉन के ऊपर प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस। तो जो E होता है ये सबसे छोटा चार्ज होता है,
और जो ई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये जो चार्ज होता है ना, ये सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट करता है। इससे भी छोटे क्वार्ट्ज करके चार्ज होते हैं, इनकी डिस्कवरी हुई लेकिन रिसेंट में, लेकिन वो जो चार्ज होते हैं वो आपके इससे छोटे चार्ज, मतलब कि 2e/3, ठीक है, e/3, इस तरीके से वो चार्ज है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्वार्ट्ज जो होते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसको पढ़ने वाले नहीं है। ठीक, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो क्या होगा, E, और E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज। और इस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज ये वेरी वेरी स्मॉल चार्ज है, इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, बहुत ही छोटा सा चार्ज है। इस छोटे से चार्ज को क्या करेंगे 1 कूलम का जो चार्ज होगा उसमें ये छोटे वाले बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज होते हैं, ये बहुत सारा चार्ज मिलाएंगे तो 1 कूलम चार्ज बनेगा आपका। ये बहुत, देखिए -19 लिखा हुआ है, -19 बहुत ही ज़्यादा छोटा सा, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है पैकेट, हम पैकेट की बात कर रहे हैं। किसी पैकेट के अंदर, जैसे किसी पैकेट के अंदर कोई चीज़ पैक करते हैं ना, उसी तरीके से ये क्या होता है, एक छोटा सा पैकेट ऑफ चार्ज है, वो क्या है E इज द पैकेट ऑफ चार्ज, और वो चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दिस क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पैकेट, और दिस पैकेट इज E, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब हमारे पास 1E चार्ज होगा, अगर हमको चार्ज बढ़ाना है तो 1E से 2E कर सकते हैं, अगर और चार्ज बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं 3E कर सकते हैं, और हम बढ़ाना है 4E कर सकते हैं, लेकिन हम 1.5E नहीं कर सकते। मतलब ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, 1.5E चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। 1.5 के अलावा ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे हमने बोला कि 1.5 या आपका 1.7, 2.5, ये सब चार्ज क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब E का 1.5, 1.7, 2.5, ये पॉइंट्स में हम चार्ज को E को नहीं तोड़ सकते, ठीक है, हम उसको नहीं कर सकते, छोटा नहीं कर सकते, क्यों, ये सबसे छोटा चार्ज होता है। और जब भी हमको चार्ज लेना होगा तो हम E के फॉर्म में क्या करेंगे, उसको बढ़ा सकते हैं, 1E, 2E, 3E, 4E, आप इस तरीके से चार्ज को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, मतलब उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम एक जनरल फॉर्मूला से लिखते हैं, इसको हम लोग एक और डिफिनेशन से लिखते हैं। जैसे कि आपने ये बात समझ में आ गया, आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया, सबको आ गया समझ में, पीछे आपको रेड शर्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपको जब, हाँ नहीं बेटा देखो यहाँ पे मैंने बोला कि सबसे छोटा चार्ज है, इससे चार्ज छोटे पॉसिबल हैं लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है। ये चार्ज जो होते हैं इंडिपेंडेंट नहीं है, फ्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है इतना चार्ज, ठीक है। और इसको जब भी हमको बढ़ाना होगा 1E, 2E, 3E, 4E के फॉर्म में बढ़ाते हैं। आप 1.5E चार्ज ले नहीं सकते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ओके बेटा आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जब आप इतना समझ लिए होंगे तो आगे हम लोग इसको देखते हैं, इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की क्या है, एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, ठीक है। तो जो चार्ज होता है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होता है। आपने यहां से समझा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारा जो Q है इज इक्वल टू NE, वेयर जो E होता है, हमारा जो E होता है इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं, और N क्या होता है, इंटीजर्स होता है बेटा। वैसे इंटीजर्स में तो माइनस नंबर होते ही है, माइनस यहाँ पे लिखो तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप माइनस प्लस यहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे n क्या है, हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इंटीजर्स लिया है। और जो e की वैल्यू होती है, जो e की वैल्यू होती है, मैंने अभी बताया आपको, e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये जो है आपका e की वैल्यू है, ठीक है, e की वैल्यू है, और n है इंटीजर्स, और ये q है आपका टोटल चार्ज, ठीक। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये हमेशा यहाँ से जब भी आप रखेंगे n की वैल्यू रखेंगे तो q आप क्या क्या हो सकता है, 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, और इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं -1e, -2e, -3e, -4e, और ऐसे करके ये आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ज क्या होता है, ऑलवेज क्वांटाइज, चार्ज हमेशा क्वांटाई के फॉर्म में रहता है, पैकेट्स के फॉर्म में रहता है, ठीक है। हाँ, इसे पानी को गिरा सकते हैं, तो एक पानी जब गिरेगा तो उसकी बूंद बूंद बन जाती है, लेकिन वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहता है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट फॉर्म में है, 1e, 2e, 3e। जैसे एक रोटी खाते हो, 2 रोटी खाते हो, 3 रोटी खाते हो, रोटी को तोड़ना नहीं है, बीच से रोटी को तोड़ दोगे तो 1.5 ये हो जाएगा 1.5, तो 1.5 रोटी पॉसिबल है, लेकिन ई पॉसिबल नहीं है। ई लिख दोगे तो 1.5 चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये आपका रहा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसे इसमें मान लो कि एक क्वेश्चन देते हैं, वो कर लीजिए। जैसे मान लो कि हमने एक चार्ज लिया, Q इक्वल टू आपका Q इक्वल टू +8 इंटू 10 की पावर हमने एक चार्ज लिया है 10 की पावर -18, ऐसा लेते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो और आपका एक इंटीजर्स बन गया है। तो अगर मेरे पास ये चार्ज है और हम पूछ रहे हैं आपसे क्या ये चार्ज पॉसिबल है, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, क्या ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, आप बताना है, क्या ये चार्ज हमारा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, कैसे पता होगा, जब भी कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये देखना है आपको, तो क्या करेंगे, हम क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे कि ये चार्ज रियल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो उस क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले में इस Q को रख देंगे। E की वैल्यू आपको पहले से पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आपको क्या मिलने वाला है, n। अगर n इंटीजर्स आता है तो ये चार्ज पॉसिबल है, अगर n इंटीजर नहीं आता है तो चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखें, Q इक्वल टू ±n, ठीक है। अभी के लिए प्लस माइनस हटा दीजिए, ठीक, NE, ये NE। अब ये हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे Q की वैल्यू इतना रख देंगे, कितना रखेंगे, 8 इंटू 10 की पावर -18। ये आपका इक्वल टू n हमको निकालना है, और E की वैल्यू आपको पता है पहले से 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, कूलम। तो कूलम तो इधर कैंसिल हो जाएगा, ये भी मान लीजिए कूलम में है, ये भी कूलम में हमने दिया था, तो कूलम तो कैंसिल हो जाएगा, यूनिट आपस में कैंसिल हो गया, हमें n निकल के आएगा, जैसे कि कैंसिल कर दिया यूनिट को। इसको सॉल्व कर लेंगे तो n इधर आ जाएगा, इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये 0 ऊपर जाएगा, 80 हो जाएगा, 16 कितना होगा, 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आपका आएगा 5, और ये आपका 18 और ये -19, तो -18 टू -18 खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस -18 को -19 से क्या कर दो, खचाक काटिए, और जो खचाक काटिए जैसे इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, नीचे -10 की पावर -1, वो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आ गया आपका 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आपके क्या बच रहे हैं, क्या आया इंटीजर्स, 50 आया। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 50 क्या है, n की वैल्यू क्या आई 50, और 50 क्या है, इंटीजर्स है। जब ये इंटीजर आ रहा है
ये कंडीशन, ये हमने वैल्यू रखा था, ये हमको गिवन हुआ था। तो अगर ये इंटीजर आ गया तो ये इसका, यही तो बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि एन क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, यही इसका कंडीशन है। अगर एन इंटीजर आ गया इसका मतलब ये चार्ज क्या है, पॉसिबल है, ये चार्ज पॉसिबल है, ये नेचर में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये E1 E 2 E 3 E 4 E 5 E पैकेट के फॉर्म में ऐड करके बना हुआ है चार्ज। इसमें E प्लस कर करके बना हुआ है, इसमें कोई 1.5 वाला चार्ज नहीं है, 0.5 वाला चार्ज नहीं है, 0.3 वाला चार्ज नहीं है, इसमें E के फॉर्म में करके बना हुआ है, क्योंकि ये आ गया क्या, N50, मतलब 50 N कितने लिए होंगे हमने, 50 E लिए होंगे, ये जो, तब ये Q बना होगा। जो हमारा Q कैसे बना होगा, 50 टाइम E होगा। अगर हम 50 टाइम E लेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा, ये 50 टाइम, ये हमने जो लिया होगा Q इक्वल टू 50 E आया, मतलब 50 टाइम E लिया होगा तब ये चार्ज बना होगा। आगे समझ में आपको, ठीक, ये चार्ज पॉसिबल है, इसको बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, जब आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आ गया होगा तो हम लोग इसमें एक देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट कि किसी भी कंडक्टर को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके कितने कितने मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, चार्ज को हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। तो हमारे पास इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको लिखिए, हाउ टू चार्ज अ कंडक्टर, हाउ टू चार्ज अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर को कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। तो हाउ टू चार्ज अ कंडक्टर, कंडक्टर को कैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो चार्ज बाई कंडक्शन, एक कंडक्शन ले लेते हैं, मान लो कि हमने एक मेथड लिया कंडक्शन के थ्रू, चार्ज बाई कंडक्शन, चार्ज बाय कंडक्शन। अब कंडक्शन के थ्रू चार्ज करेंगे, कैसे करेंगे, एक बॉडी लीजिए, एक बॉडी लिया हमने जिसके ऊपर क्या है, माइनस चार्ज, एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया होगा इसके पास, इसको किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। जब भी चार्ज क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा जिसके पास वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जिससे दूर चला जाएगा किसी सिस्टम से तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी सिस्टम में आया तो सिस्टम बन जाता है निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन किसी सिस्टम से बाहर गया तो सिस्टम क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। तो एक हमने बॉडी लिया है जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और एक दूसरा बॉडी लिया जो इसके पास में रखा, इसमें टच नहीं किया। ठीक है, इसमें टच नहीं किया और टच करना भी नहीं। ठीक है, टच करते ही यहाँ पे कुछ कुछ हो जाएगा, टच करते ही क्या हो जाएगा, कुछ कुछ हो जाएगा। तो इसमें क्या है, यह एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, ये आपका ये न्यूट्रल, और जैसे ही हम इसको अगले टाइम इस आइसोलेटेड सिस्टम को क्या करेंगे, इसमें पास में रख देंगे तो ये दोनों सिस्टम क्या हो जाएगा, टच में। अब यहाँ से जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो जाएंगे, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर लिया हमने, ठीक, और दोनों में से टच करते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। और बताओ जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो इसमें भी नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, लेकिन इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव नहीं होने वाला अभी। ठीक, इसमें जाएंगे और इसको फिर से क्या कर देंगे, सेपरेट, ये एक बॉडी और ये दूसरी वाली बॉडी, और ये क्या हो जाएंगे, दोनों नेगेटिवली चार्ज। पहला वाला तो था ही, दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसको क्या करेंगे यहाँ पे, सेपरेट। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज लिया स्फीयर, दूसरा एक स्फीयर लिया और उन दोनों को क्या कांटेक्ट में किया। जैसे इसमें क्या कर दिया, टच, और जैसे कांटेक्ट में आए तो चार्ज क्या हुआ, ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ गए, माइनस वाले से जो न्यूट्रल था उसमें गए,
इसको भी क्या कर दिया नेगेटिव चार्ज, और इसको हमने सेपरेट कर लिया तो हमको चार्ज नेगेटिव वाला मिल जाता है। ठीक है, और ये चार्ज जैसे कितना हुआ, ये चार्ज बराबर होगा Q/2 या Q/2 होगा, लेकिन नहीं, ये चार्ज तभी बराबर होगा जब ये दो कंडक्टर जो लिया था हमने वो सेम साइज के हो, सेम शेप के हो और सेम मटेरियल के हो। अगर मटेरियल बदल जाए, शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, बट इफ वी चेंज द शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ दिस टू कंडक्टर, तो क्या हो जाएगा, ये आपका चार्ज इक्वल ही नहीं रहेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। मतलब जैसे ये Q/2 और Q/2 हो जाएगा, कब, मतलब आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कब, जब ये दोनों क्या हो, शेप, साइज एंड मटेरियल सेम हो। अगर ये सेम नहीं हुआ तो Q/2 नहीं होगा, वो कुछ अलग होगा। ठीक है, वो कुछ अलग होगा वैल्यू। और अगर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है तो क्या करेंगे सर, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, तो पॉजिटिव स्फीयर को लेके चले जाओ। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट करेगा, वो पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। आपको अगर पॉजिटिव ये वाले मेथड से कंडक्शन के थ्रू करना है तो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर लेके आए और इसको पॉजिटिव चार्ज दूसरे वाले को बनाना है, तो दूसरा कंडक्टर इसके टच में रख दिया हमने। ठीक है, और दूसरा कंडक्टर को टच में करके तो इसमें पॉजिटिव चार्ज बनाना है, तो क्या करेगा, ये इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। इस बार इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन को भी ट्रांसफर नहीं होता है। आ रहा समझ में आपको, समझ में आया, नहीं, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा तो इस बार इस वाले से इस इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ी देर कांटेक्ट में रखेंगे, उसके बाद सेपरेट कर देंगे, तो आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट। ये तो पहले से पॉजिटिव था ही, थोड़े बहुत एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसमें गए होंगे, यहाँ से निकल के यहाँ गए होंगे, लेकिन ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज था, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। उसके बाद इसको सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करके हमने रख दिया, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से पॉजिटिव। इतना याद रखना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है। चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये दूसरा वाला मेथड देखिए आप, एक और मेथड इसके बाद, चार्जिंग बाई इंडक्शन। हम चार्जिंग करेंगे, चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसको क्वेश्चन यहां से ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए आप, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक, ये जितने भी मतलब है कैसे चार्ज क्रिएट करते हैं, ये थोड़ा समझने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि चार्ज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बता रहे हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इतना ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछे जाते। चार्जिंग बाई इंडक्शन, अब जैसे क्या किया, एक बड़ा सा हमने बॉडी लिया और इसमें माइनस माइनस का चार्ज ले लिया। ठीक है, ठीक है, माइनस चार्ज, बहुत सारा माइनस चार्ज हमने ले लिया। इस माइनस चार्ज वाले के पास में एक दूसरा कंडक्टर रखेंगे, ये हमारा बॉडी क्या है ए, और ये हमारा बॉडी क्या है बी। इस ए बॉडी के पास में एक बी बॉडी रखेंगे, और जैसे ये नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव वाला चार्ज इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे, और इसका माइनस चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जितने माइनस चार्ज इस साइड तो उतने ही प्लस चार्ज इस साइड, क्योंकि पहले क्या था, वो न्यूट्रल। न्यूट्रल जो कंडक्टर होगा उसके अंदर बहुत सारा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, वो शिफ्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक साइड में आ जाएगा, प्रोटॉन तो कभी शिफ्ट नहीं होंगे, वो तो वहीं के वहीं के, उस एटम है, एटम में प्रोटॉन होते हैं, तो वो जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर वो वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा एक साइड में। अब इस सिस्टम को जो इससे चार्जिंग हुआ, इसमें क्या करेंगे, एक दूसरा और कंडक्टर लाके टच कर दें, ये हमारा कंडक्टर हो गया सी। जैसे ही टच करेंगे तो ये कंडक्टर पहले था न्यूट्रल, ये भी पहले न्यूट्रल था, इसको लाया तो ये सेपरेट हो गया, चार्ज क्या हो गया, सेपरेट, और दूसरा एक कंडक्टर और लाके इसके टच में रख दिया। जैसे ही टच में रखा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इस कंडक्टर में ट्रांसफर हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन। हाँ, ज्यादा देर तक रखेंगे तो और भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें ट्रांसफर होंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ी देर के बाद इसको सेपरेट कर देंगे, तो हमारे पास एक और ये दो। फिर क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव बचेगा, यहाँ पॉजिटिव बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ से चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफर हुए थे। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने बी और सी, ये हमारा बी है
और हमारा ये सी है, ए वहीं पे है, ठीक है, ये बी और सी। और यहाँ से हमने दो चार्ज क्रिएट किए, एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक, तो इस मेथड के बाद चार्जिंग बाय इंडक्शन में, ठीक है, ठीक है, तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन देख रहे थे। ठीक, तो इसके बाद चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक मेथड होता है, उसको देख लीजिए। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। एक चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको खत्म ही कर लेते हैं। तीसरा मेथड एक बोला मैंने, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इंडक्शन वाला आपको बताया ना, इसको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बचपन में बहुत तो किया होगा। बचपन में आपने बहुत सारे चार्जिंग फ्रिक्शन के थ्रू, जैसे क्या करते हैं स्कूल में, बचपन में हम लोग क्या करते थे, हाँ तुम लोग भी करते थे, तो स्कूल में क्या करते थे हम लोग कि दो किसी कम वगैरह होता था या फिर कोई प्लास्टिक होता था, तो उसको हम लोग रब करते थे, और रब करने के बाद एक अपने पेन को ही बालों में रब करते थे, और रब करने के बाद बालों में बहुत तेजी से फ्रिक्शन करते थे, उसको रगड़ते थे। उसको रगड़ने के बाद क्या करते थे हम लोग, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ऐसे टच करते थे, तो कागज का टुकड़ा उसमें क्या होता था, चिपक के चला आता था ऊपर। वो फ्रिक्शन के द्वारा क्या होता था, चार्ज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता था और चार्ज क्रिएट हो जाता था, इसलिए अपोजिट चार्ज वहां पे अट्रैक्शन करते थे। वही वाला मेथड है, वही वाला है, बस यहाँ पे क्या देखना है कैसे करेंगे। एक हमने ऐसा कोई कंडक्टर लिया, इंसुलेटर लिया, सॉरी, यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो दो मेथड दिख रहा है इंडक्शन वाला, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, उसमें हम लोग कंडक्टर को चार्ज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग इंसुलेटर लेंगे, यहाँ पे इंसुलेटर को चार्ज करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो ये मान लो कोई इंसुलेटर लिया हमने, ठीक, और एक दूसरा इंसुलेटर के साथ इसको क्या किया, इसे टच में इसको फ्रिक्शन किया। ये टच में क्यों रखा हमने, क्योंकि इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्रिक्शन, इसको रब करने वाले हैं। जैसे इसको फ्रिक्शन करेंगे तो आप फ्रिक्शन करने से इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेगा, इधर कुछ मूव कर जाएगा इधर, या कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी इलेक्ट्रॉन होंगे जो इधर मूव कर जाएंगे। अब फ्रिक्शन करने से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें इधर से इधर, इधर से इधर, कोई हाँ कुछ बाहर भी गिर जाएंगे, कुछ बाहर भी गिर जाएंगे। देखिए उनका बोलना है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो सर ऐसे बाहर गिर जाएंगे फ्रिक्शन से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने इंसुलेटर को रब किया तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, पहले तो ये न्यूट्रल थे, ये दोनों बॉडी क्या थे, पहले न्यूट्रल, इसको सेपरेट कर देंगे, तो एक पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कोई इलेक्ट्रॉन जिसमें से ट्रांसफर हो जाएगा ज्यादा, जिसमें से ज्यादा ट्रांसफर हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये होता है आपका। और ऑब्वियस बात भी है कि जैसे इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा आएगा तो मास भी इंक्रीज होगा। हालांकि हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते हैं, और चूंकि ये मास भी लगभग इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है तो मास भी बढ़ेगा, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, बहुत कम होता है मास। ठीक है, और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आउटर मोस्ट, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर कर जाते हैं, लूजली हेल्ड, वो अपने न्यूक्लियस के पकड़ में नहीं होते। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, हाँ जो आपका डाउट था, ठीक है, तो उस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाते हैं। ठीक है, मैं सुन रहा हूं। ठीक, तो अगले टर्म पे कंटिन्यू कर लेंगे इसको, और अगला टर्म में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ। तो ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हमने शुरुआत कर दिया है। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो थोड़ा सा रिवीजन करके आना, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना, बुक निकालना, घर पे जाना, हाँ घर पे जाकर थोड़ा सा पढ़ाई भी करना होता है। ठीक है, हाँ व्हाट्सएप देख लेना लेकिन पढ़ाई भी कर लेना। व्हाट्सएप के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, सिर्फ व्हाट्सएप जरूरी नहीं है। ठीक, अगले टर्म पे मिलते हैं, चलिए ठीक है।